प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम वैद्युत चालन के बारे में पढ़ाई करेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ाई करेंगे और भी चीज़ें जो विद्युत धारा से संबंधित है उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने 1, 2, 3, 4 पढ़ा, 4 चैप्टर तक पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। मतलब जितने भी हमने पढ़ी, थ्योरी पढ़ी या आंकिक सवाल लगाए, सब में हमने आवेश को स्थिर मान के लगाया। लेकिन वास्तव में हर जगह आवेश स्थिर नहीं होता है, कभी कभी आवेश गतिशील भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम आवेशों, जो भी स्थिर आवेश का जो भी हम फार्मूला पढ़े हैं उन सबको हम नहीं लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब गतिशील आवेश के लिए हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, Q कूलाम का आवेश है, वो स्थिर है और अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश है, मान लीजिए अगर ये धन आवेश है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा और इस बल का परिमाण क्या होगा, यह बराबर हो जाएगा Q इंटू E। अगर ये धनावेश है तो इस पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ये ऋण आवेश है, अगर ये ऋण आवेश है तो इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि दोनों में बल का परिमाण सेम होगा लेकिन दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब धनावेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब मान लीजिए कि ये आवेश स्थिर नहीं है, गति के लिए स्वतंत्र है। मतलब अगर इसको बल इस पे लगेगा तो ये गति कर सकता है। तब क्या होगा, जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में गति करेगा। मतलब अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। तो जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होता है तो उसी को कहते हैं वैद्युत चालन। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं वैद्युत चालन का, किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की घटना को वैद्युत चालन कहते हैं। मतलब किसी भी चालक में किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण क्या कहलाएगा, वैद्युत चालन कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब ये मान लीजिए कि कोई धनावेश है जिस पे बल लगेगा तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। तो वैद्युत आवेश के अगर वो गति करेगा, किसी चालक में गति करेगा, तो हम ये कहेंगे कि उस चालक में क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब वो गतिशील होगा तब चालक में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो किसी चालक में आवेश के गतिमान होने को या आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक में अगर आवेश गतिशील है
तो उस गतिशील आवेश को ही क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा हो गई, लेकिन विद्युत धारा की और भी परिभाषा होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई चालक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन है, धन और प्रोटॉन है, दोनों ही हैं, दोनों ही आवेश वाहक होते हैं। तो इन दोनों के कारण ही क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब ये स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, स्वतंत्र अवस्था का मतलब किसी चालक को रख देंगे तो ये गतिशील रहेंगे। मतलब अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखे हैं तब की बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, बहुत सारे हैं। ये गतिशील रहेंगे, इनकी अपनी अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के कारण ये क्या करेंगे, इस चालक में गति करेंगे। तो ये अनियमित गति करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सब इधर उधर क्या करते हैं, रैंडम अनिश्चित गति करते रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश किसी चालक में क्या करता है, अनियमित गति करता रहता है। लेकिन जब इस चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिए, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें उस चालक को रख दिए, तब इन आवेशों पर क्या लगेगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। ठीक, अब इस बल के कारण इनकी जो गतियां हैं वो अनियमित न होकर क्या हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर बल लगेगा इधर, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब किस दिशा में गति करेंगे, मान लीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ, और धनावेश जितने हैं सब किस दिशा में गति करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब तो गतियां निश्चित हो गई ना, पहले तो अनियमित थी, लेकिन जब इस चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं तो क्या होगा कि इनकी गतियां मतलब आवेशों की गतियां क्या हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी। अब जब ये स्वतंत्र गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे, तो एक दूसरे से टकरा करके ये अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे थे, क्षय करते जा रहे थे। लेकिन जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया तो इनकी गति अनियमित हो गई। अब ये कम टकराएंगी, पहले की तुलना में क्या होगा, कम टकराएंगी, और इस निश्चित गति को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अच्छा, इसका परिमाण भी होगा। मान लीजिए किसी चालक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, प्रति सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें विद्युत धारा का मान अधिक है। और किसी चालक में प्रति सेकंड कम इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि विद्युत धारा का मान कम है। तो यहाँ से विद्युत धारा की एक और परिभाषा निकलेगी कि किसी चालक के किसी परिच्छेद से, परिच्छेद का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं, ये जो देखिए क्षेत्रफल है, राउंड है, इसको बोलेंगे परिच्छेद, ये जो सरफेस बन रहा है। तो किसी चालक के किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर को, किसी चालक के किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसको कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, या इसी को लिख लीजिए यहाँ पे, किसी चालक के किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेशों, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन से ही नहीं होता है, प्रोटॉन से भी होता है। तो यहाँ पे हम आवेश लिखेंगे तो इसमें दोनों आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाएगा। तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
मान लीजिए किसी चालक के माना किसी चालक के किसी परिक्षेत्र क्षेत्रफल से किसी परिक्षेत्र क्षेत्रफल से t समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा q कूलाम हो तो विद्युत धारा I बराबर लिख सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर लिख सकते हैं Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कम करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। अब यहां से मानते हैं हम, क्या मानते हैं, देखिए माना Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकंड। Q बराबर क्या मान लिए, 1 कूलाम, और T बराबर 1 सेकंड। तब I बराबर क्या मिलेगा, तब I बराबर 1 एम्पियर। तो यहां से आप परिभाषा निकाल सकते हैं किसकी, 1 एम्पियर की। यदि किसी चालक के किसी परिक्षेत्र क्षेत्रफल से एकांक समय या इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। यहाँ तो हमने सीख लिया 1 एम्पियर की परिभाषा, लेकिन इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लेते हैं। पहले आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि है। क्या है, एक मूल राशि है, और एम्पियर क्या है, मूल मात्रक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे नंबर, पहला पॉइंट, विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक मूल राशि है।
नंबर दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसे समझाते हैं अभी हम, कैसे ये अदिश राशि है बताते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, देखिए क्या होता है, धनावेश की गति की दिशा में, धनावेश की गति की दिशा में, या ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में होती है, ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में होती है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि कोई किसी चालक में धनावेश है और वो इस दिशा में गति कर रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा किधर की होगी, तो धनावेश की गति की दिशा में, यही धारा की दिशा हो जाएगी। और आपसे अगर कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस दिशा में गति कर रहा है, तब भी विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी, मतलब ये कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में या ऋणावेश की गति की विपरीत दिशा में होती है। अब आप कहेंगे सर इसमें दिशा बताना जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है, तो अगर धारा दिखाना होगा तो इसमें तीर से दिखाएंगे कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो आप बताएं अदिश राशि है और यहाँ कह रहा है कि दिशा दिखाना पड़ता है, तो दोनों में कुछ मतभेद है। मतभेद देखिए कैसे हम कहते हैं कि अदिश राशि है। देखिए कोई सदिश राशि तभी होती है जब वो उसमें दिशा हो, परिमाण हो, साथ ही साथ वो सदिश नियम का पालन भी करे, जो सदिश के योग के नियम है, सदिश के घटाना के नियम है, उन सब का भी पालन करना चाहिए। क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन ये सदिश योग के सदिश नियम का पालन नहीं करता है, बल्कि अदिश नियम का पालन करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यह क्या है, एक अदिश राशि। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं आपको, मान लीजिए दो तार हैं, आ रहे हैं एक जंक्शन पे, जंक्शन ओ पे, और इधर से एक तार निकल रहा है। मान लीजिए ये 5 एम्पियर का है और ये 2 एम्पियर का, तो इधर से जो जाने वाली धारा होती है वो हो जाती है 7 एम्पियर की। कितनी होती है? 7 एम्पियर की। तो ये अदिश नियम का पालन करता है, सदिश नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। ये तो बातें हो गई। हाँ, ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धनावेश की दिशा में या ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि इसका मात्रक तो हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अब विद्युत धारा का बीमी सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र अगर आप निकालना चाहें तो निकालेंगे, तब भी उतना ही होगा, नहीं तो होता है ए। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये मूल मात्रक है, मूल राशि है, तो ये किसी से भी उत्पन्न है ही नहीं, तो अकेले होगा ए। तो यहाँ पे हमने विद्युत धारा के बारे में देख लिया कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, यह किस तरह की राशि है। देखिए एक एग्जाम्पल है, ये अक्सर आपके परीक्षा में पूछता है कि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। पूछता है, मान लीजिए 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, आंक की वैल्यू बदल सकता है, लेकिन पूछता है अक्सर बहुविकल्पी में पूछता है आपसे किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो आप जानते हैं, पहले दिया क्या है इसको लिख लीजिए, आई का मान दिया है कितना, 1 एम्पियर, और समय दिया है 1 सेकंड।
प्रति सेकंड बोला है। पूछा है n का मान। अब आप जानते हैं एन आई टी में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि Q बराबर होता है आई टी, Q बराबर आई टी, और Q बराबर होता है N इंटू ई। अभी पढ़े हैं Q बराबर आई टी, और पहले हम पढ़ चुके हैं Q बराबर N इंटू ई। दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 बराबर 2। ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये स्मॉल ई होता है, सॉरी ये स्मॉल ई होता है, n इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। तो यहाँ से n का मान कितना लिखेंगे, आई टी बटे में ई। आई का मान कितना, 1 एम्पियर है, समय का मान कितना 1, और नीचे ई का मान कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया, 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होने के लिए 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसी दोनों फार्मूले की मदद से आप चाहें तो इस तरह का सवाल लगा सकते हैं, जो बहुत आसान होता है और परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। अगली रीडिंग पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी। देखिए धारा घनत्व होता क्या है। घनत्व के बारे में तो आप जानते ही हैं, एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व भी यही चीज है, लेकिन ये क्षेत्रफल पे होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत धारा को, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली लंबवत विद्युत धारा को चालक के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर J से प्रदर्शित करते हैं। J है, वेक्टर J से प्रदर्शित करते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, माना किसी चालक के A क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली लंबवत धारा I हो, गुजरने वाली लंबवत धारा I हो। या यहाँ से रुक जाइए 1 मिनट, इसको लिखिए। लंबवत धारा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से लिखेंगे माना किसी चालक की A क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली
लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा, अब सही है, विद्युत धारा कैपिटल आई हो तो धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर I बटे में A। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, इसका परिमाण कितना है, A है, और ये अभिलंबवत गुजरने वाली धाराएं हैं I। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पृष्ठ लंबवत न होकर क्या है, क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हैं। ये विद्युत धारा A की दिशा हो गई, और इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर A है, और ये कोण कितना है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो हम इसको मान लेते हैं कि इसको हम सीधा बना लेंगे, इसका घटक निकालेंगे जो लंबवत हो। अब अगर ये A था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A cos थीटा। मतलब विद्युत धारा के लंबवत घटक निकाल लेंगे, किसका, क्षेत्रफल का, तो वो हो जाएगा A cos थीटा। इस दशा में मतलब जब क्षेत्रफल विद्युत धारा से थीटा कोण पर झुका हो, तब धारा घनत्व तो J बराबर क्या मिल जाएगा, J बराबर I बटे में A cos थीटा, या यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू JA cos थीटा, JA cos थीटा। तो यहाँ से I बराबर देखिए लिख सकते हैं J डॉट A, डॉट मतलब अदिश गुणन, तो इन दोनों का अदिश गुणन क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो हो गया, हमने सीख लिया धारा घनत्व क्या होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मात्रक तो देख लिए, मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो बीमी सूत्र भी यहीं से लिख लेंगे। इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए एम्पियर का पता ही है कितना होता है, A होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। जब इन दोनों इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं L के पावर -2 और A। ये धारा घनत्व क्या हो गया, बीमी सूत्र हो गया। और धारा घनत्व चूंकि एक सदिश राशि है, लिख लेते हैं यहाँ पे, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, विद्युत धारा की दिशा में होती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में होती है, या ये कह सकते हैं कि धनावेश की गति की दिशा में होती है, या ये भी कह सकते हैं कि ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है।